आप सभी का स्वागत है हमारी कम्युनिटी आरोग्यम आनंदम में। माई सेल्फ डॉक्टर विकास गुप्ता। तो आज हम इस सेशन में जो बातचीत करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे साथ कानपुर के प्रख्यात चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओपी पाठक सर हैं। सर का करीब 30 साल का मेडिकल प्रैक्टिस का अनुभव है और वे आरोग्यम आनंदम के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हम सभी लोग जो बीमारी के जाल में फंसते हैं, उसके पहले ही अगर हम जागरूक हो जाएं तो हम अपना जीवन बेहतर व्यतीत कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, और वो है लीवर हेल्थ। तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और पेपर लेके। हो सकता है आपके दिमाग में कोई प्रश्न आए, कोई डाउट आए, तो आप उसको नोट कर लीजिए। हम लोग इस सेशन के बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है वो भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग इसको भूल जाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली जानकारी के लिए। तो आप लोगों की जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर ओपी पाठक सर को। सर, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर विकास। आज सबका स्वागत है, सबको नमस्ते हमारी तरफ से। और आज का जो विषय है रियली इज यूजफुल फॉर एवरीबॉडी, और रादर इज ए बर्निंग टॉपिक फॉर टुडे एंड द फ्यूचर। तो इस सेशन को हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में करेंगे। आई होप आप सब एंजॉय करेंगे, और क्वेश्चंस हम लोग बाद में एड्रेस कर सकते हैं यदि पर्सनल हैं तो। यस प्लीज। थैंक यू सर। और सर, जैसे लीवर की बात करें तो हर व्यक्ति अपने लीवर को छोटे से था हम लोग देखते रहते हैं, अपने हेल्दी रखना चाहता है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ये लीवर हमारे शरीर में करता क्या है। वेरी गुड। तो कहते नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं आपके शरीर में जो आपको ऊर्जावान बनाए रखती हैं और बहुत कुछ करती हैं। तो एक लिवर एक अंग है उसी में। तो मुझे लगता है कि आपको उसकी फोटो दिखानी जरा ठीक रहेगा। तो ये आपका सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेन जिसमें आप जो ऊपर का अंग देख रहे हैं ये लिवर है। लिवर से ये बाइल डक्ट आ रही है, ये गॉल ब्लैडर है जहाँ बाइल कलेक्ट होता है, और ये बाइल इसके थ्रू ये ड्यूडनम है जो आपका हिस्सा है जीआई ट्रैक्ट का, उसमें ये आता है। और इसी से देखिए पैंक्रियाटिक जूस भी इसी में आता है जहाँ से इंसुलिन आता है। और ये आपका स्टमक है, जब आप खाना खाते हो तो यहाँ जमा होता है, और यहाँ से इसके थ्रू इस तरह से आता है। तो ये तो हुई आपकी संरचना जो आपने देखी। आपका सबसे बड़ा अंग है स्किन, लेकिन सबसे बड़ा वर्किंग अंग कौन सा है? वो है लिवर। सबसे बिजी फैक्ट्री है आपकी शरीर में, और ये 500 से ज्यादा काम करती है। सबसे बड़ी बात, जो आप खाना खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, आपको ब्लड क्लीन करने में मदद करती है। आप बहुत सारी दवाइयां खाते हो, बहुत सारे आजकल पेस्टिसाइड केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, उनको प्रोसेस करती है। और सबसे बड़ी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है आपका। शरीर बनता है उससे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और बहुत तरह की चीजें, एंटीबॉडीज। अभी आपने देखा है कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू आपके फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा बाइल बहुत सारी चीजों को इनगल्फ करता है और फीसिस के थ्रू निकल जाता है, तो टॉक्सिक मटेरियल भी आपके निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दिन रात काम करता रहता है बिना किसी खबर के। थैंक यू सर। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि लीवर हमारे शरीर में बहुत ही इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है, और बहुत ही अच्छा था, वर्किंग सबसे बड़ा वर्किंग ऑर्गन है। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर सही तरीके से काम कर रहा है, या ऐसे
या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चल पाएगा कि लीवर पे कुछ स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है या खराब हो रहा है? बिल्कुल सही है। घर का कोई व्यक्ति हो और जो सारे काम चुपचाप करता रहे, तो उस पर और काम लाद दिए जाते हैं, कोई नहीं पूछता उसके बारे में, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या हुआ। ऐसे ही लिवर है अपने शरीर में, और ये चुपचाप काम करता है जैसे हमने बताया, और कोई लक्षण नहीं देता शुरुआत में, परेशानी होने के बावजूद। फिर भी शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? सबको पता है कि आपका चेहरा है आपके इमोशंस का मिरर है। इसी तरह से स्किन भी लिवर की मिरर होती है। तो यदि आपको बिना बात के एक्ने हो रहे हैं, रैसेस आ रहे हैं, ईचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है स्किन में, तो मे बी लिवर में स्ट्रेस स्टार्ट हो चुकी है। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। और इसके अलावा आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, फटीग, गैस, ब्लोटिंग, इस तरह की चीजें यदि होने लगी हैं, तो ये समझ सकते हो आप कि आपके उस लिवर का इशू हो गया है। और जब बहुत देर हो जाती है तब क्या होता है? तो आपकी पेन हो सकता है राइट हाफ में, एब्डोमेन में, जॉन्डिस हो सकती है, एपिटाइट, भूख लगनी कम हो जाएगी, और आगे जब एडवांस स्थिति हो जाती है तो पेट में पानी जमा होने लगता है, जिसको एसाइटिस कहते हैं, और पेट फूल जाता है। ये नौबत यदि आ रही है तो आप समझ लो कि मोर देन 50% लिवर डैमेज हो चुका है। ये है मोटे मोटे लक्षण। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हैं कि उनका लिवर स्ट्रेस में है या नहीं अभी तुरंत टेस्ट हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो कागज कलम आपके पास होगा। हम आपसे 13 सवाल पूछेंगे, 13 क्वेश्चंस। यदि आपका जवाब हाँ है तो उसमें 1 नंबर देंगे, और यदि जवाब नो है तो 0 देंगे। और फिर स्कोरिंग हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि आपका लिवर स्ट्रेस में है या नहीं। तो पहला पॉइंट है, क्या आप स्मोक करते हैं? दूसरा पॉइंट है, क्या आप स्मोक तो नहीं करते, बट किसी स्मोक करने वाले के आसपास रहते हैं, घर में या ऑफिस में? तीसरा, क्या आप पोल्यूशन को एक्सपोज्ड हैं, एयर पोल्यूशन? क्या आप ऐसी बिल्डिंग या ऑफिस में रहते हैं जहां कारपेट्स हैं, विनाइल फ्लोरिंग्स हैं, सिंथेटिक फ्लोरिंग्स हैं, बहुत सारा पेंटेड मटेरियल है? क्या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं? क्या आपने पिछले साल 2 बार से ज्यादा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन खाई हैं? 2 बार से ज्यादा, 2 टाइम्स इन इन लास्ट 1 ईयर? क्या आप फ्राइड फूड और फैटी फूड खूब खाते रहते हैं? क्या आपकी स्किन में एलर्जीज कॉमन है, या साइनस की प्रॉब्लम रहती है बार बार? क्या आप थकान महसूस करते रहते हैं? क्या आप गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन के शिकार हैं? क्या आपके मुंह से कभी कभी फाउल स्मेल आती है, बदबू आती है, या जो विंड पास करते हैं वो अक्सर फाउल स्मेलिंग होती है? क्या सिर दर्द होता रहता है जल्दी जल्दी, या स्किन में बिना बात के एक्नी, इचिंग, रैश होते रहते हैं? यदि आपका जब पॉइंट्स 4 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपका लिवर स्ट्रेस में है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसके 4 से कम पॉइंट आए हैं? हाथ रेज कर सकते हो, एनीबडी? चलिए, कुछ आए, वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ लोगों को आप देखो कि ये प्रॉब्लम में है इसमें ना। तो इस तरह से मोटा मोटा अपनी लिवर को टेस्ट कर सकते हैं, या इसका उल्टा कर दो, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं इनको एड्रेस कर सकते हैं, सो दैट आपका लिवर आराम से काम कर सके। यस ओके, प्लीज। थैंक यू सर। और जैसा सभी लोग ने, हमें लगता है बहुत ज़्यादा
पॉइंट्स हैं जिससे किसी भी चीज को हम पता कर सकते हैं और हम लोग फर्दर इसको एक्शन ले सकते हैं। तो अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे लीवर की समस्या अपने इंडिया में कितनी कॉमन है, या ऐसे कौन से कारण है कि क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है? वेरी गुड। कहते नहीं है कि इंडिया इज कैपिटल ऑफ कार्डियक डिजीज, इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज, और नाउ इंडिया इज वुड बी कैपिटल ऑफ लिवर डिजीज। अभी आपका 5वां स्थान है। कितने जल्दी नंबर 1 पे आना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर है ना? तो आप क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये अलार्मिंग प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। आप रोज केमिकल बम्बार्डमेंट को झेल रहे हैं, चाहे एयर हो, वाटर हो, ग्रेन्स हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड एवरीवेयर। इस समय इंडिया में कहा जा रहा है नियरली 40% लोगों का लिवर स्ट्रेस्ड है। तो जो फैक्टर्स की बात करें तो कुछ बाहरी फैक्टर हैं, कुछ हमारे शरीर के अंदर के फैक्टर हैं। बाहर के फैक्टर सबसे बड़े क्या है? टॉक्सिन एंड पोल्यूटेंट्स। वो आप जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते, जो जिस पे ध्यान नहीं देते, कितने लोग हैं जो कार में बैठते हैं, गए कार खोली और बैठ गए, तो आपने एक बहुत बड़ा झोंका ले लिया पोल्यूटेंट्स का, जो लिवर को उसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो कार को खोल के तो बैठते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर एसी चला देते हैं। तो आपने एसी का जो फर्स्ट वेंट है पहले एक आधे से मिनट का, उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। तो यहाँ आप समझ, इसका रिवर्स आप समझ भी सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल है। कितने लोगों के घर में ड्राई क्लीनिंग के कपड़े आते हैं? तो जहाँ ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें पर क्लोरोएथेलीन यूज होता है। जहाँ हो रहा है वहां तो खतरनाक है ही है, लेकिन कुछ रेमिनेंट वहां भी आते हैं। तो क्या हम उसको कुछ देर के लिए ओपन स्पेस में छोड़ें, सो दैट वो वहां से वो चीजें हट जाएं। आजकल नए नए मकान बन रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, विनाइल फ्लोरिंग, प्लास्टिक, कहते हैं जो वॉल्स टू वॉल कवरिंग आ रही है सिंथेटिक, उनसे फ्यूम्स निकलती हैं। ये भी आपको लिवर के टॉक्सिन, टॉक्सिक है लिवर के लिए। पेंट्स, कहीं पेंट हो रहा था, उसकी स्मेल किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है, बट इट इज ए लिवर टॉक्सिक। और इसके अलावा बाकी तो आप जानते हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, सभी लिवर के थ्रू निकलती हैं, चाहे वो पैरासिटामोल ही क्यों ना हो। इसीलिए डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हम फीवर चढ़ने नहीं देंगे, पैरासिटामोल पैरासिटामोल कितनी डोज पिलाते रहते हैं। और मैं यही कहता हूँ अपने पेशेंट से कि भाई, फीवर इज ए फ्रेंड, डोंट किल हिम, जस्ट मैनेज हिम। तो आप दवाओं का यूज कम करेंगे। वैसे जो ज्यादा लिवर को अफेक्ट करती हैं वो ट्रैंकुलाइजर्स है। आजकल बहुत यूज बढ़ता जा रहा है ट्रैंकुलाइजर का, मतलब जो मानसिक शांति के लिए यूज होते हैं, डायजेपाम या इस तरह के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल। एंटी हिस्टामीन्स, हम लोग जरा भी छींक होती, जुकाम होता है तो एंटी हिस्टामीन्स खाने लगते हैं। सारे कप सिरप्स में एंटी हिस्टामीन्स होते हैं। ट्रूली स्पीकिंग दे आर नॉट नीडेड, जरूरत ही नहीं है उनकी। एंटासिड्स बहुत खाते हैं, पहले देर रात तक खूब खाना खाते हैं, तो रात में एसिडिटी होती है तो एंटासिड पीते हैं। एंटी फंगल्स, और इसके अलावा जो हमें इन्फेक्शंस लगते रहते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी लिवर को डैमेज करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इन्फेक्शंस जो लिवर को आते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, नाम सुने होंगे आपने। अनसेफ इंजेक्शंस रूरल एरियाज में बड़ा कॉमन है कि एक इंजेक्शन को प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया गया, रिसाइकिल कर लिया, पता लगा जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, यदि ऐसे ही डिस्कार्ड कर दी गई, वहां से डस्टबिन से लोग खरीद के रीपैक करके बेच दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है हेपेटाइटिस बी के स्प्रेड का। अल्कोहल, सभी लोग जानते हो। एफ्लोटॉक्सिन्स, आपने नाम सुना हो, किसी ने सुना हो सकता है। एफ्लोटॉक्सिन्स क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन है जो ग्रेन्स में होता है। जब गेहूं या ये रख दिया जाता है, अभी गेहूं की फसल कट रही है, इसके बाद गेहूं स्टोर होगा और खाया जाएगा बाद में,
तो इनमें फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं। यदि हम इसके लिए जागरूक नहीं है तो एक बहुत बड़ा कारण कहा जा रहा है, रूरल एरिया में लिवर डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे एयर टाइट कंटेनर्स होने चाहिए हमारी किचन में जो हम सामान रखते हैं। और इसके अलावा दूसरा बहुत बड़ा कारण है वो है पुअर फूड चॉइसेस। सिंपल कार्ब, लो कैलोरिक, लो फाइबर डाइट, लो प्रोटीन डाइट, एक्सेस अनहेल्दी फैट। ये तो है जो बाहर के कारण। अंदर के कारण में क्या है, इन्हीं की वजह से हमारा गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया, अनहेल्दी बैक्टीरिया ओवर ग्रो कर गए, वो बहुत बड़ा कारण है। उन फ्री रेडिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं, अभी ये इस पे आएंगे कि फ्री रेडिकल्स कैसे रिलीज होते हैं, लिवर से ही रिलीज होते हैं, कैसे होते हैं अभी आप जानोगे। पैरासाइट्स बड़ा कॉमन है हमारे पेट में, उनसे भी होता है। ये कहा जा रहा है कि हर 5 में से एक इंडियन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से ग्रसित है। पहले हम लोग क्या जानते थे, शराब पियेंगे तभी लिवर खराब होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 आउट ऑफ 5, मतलब 20% अराउंड नॉन अल्कोहलिक, बिना अल्कोहल पिए लिवर खराब हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है। और हमने वैसे पहले बताया कि 5वां नंबर है हमारा, और बहुत जल्दी यहाँ भी टॉप करने वाले हैं। यस, ओवर टू विकास। ओके, थैंक यू सर। और बहुत ही मतलब बहुत ही माइन्यूट चीजें जो थी जो हम लोग मिस कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा लीवर डैमेज का। तो सर क्या आने वाले 10-20 सालों में क्या स्थिति रहेगी, और क्या बच्चों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखो, ये तो मैंने पहले ही बताया, हम बहुत जल्दी टॉप करने वाले हैं। क्यों? आईसीएमआर प्रोजेक्शन कह रहा है कि 2030 तक ये 30% हो जाएगा। अभी 20% मैंने बोला ना, ये 30% हो जाएंगे नॉन नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। और क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है ओबेसिटी से और डायबिटीज से। तो डायबिटीज ऑलरेडी है ही इतनी ज्यादा, तो वहां से हो रहा है। और चूंकि ओबेसिटी बच्चों में बड़ी तेजी में बढ़ रही है, तो फैटी लिवर डिजीज प्री एडोलेसेंट एज से स्टार्ट हो जा रही है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, बहुत सारे बच्चे जो 8 साल या 10 साल से ऊपर के अल्ट्रासाउंड आते हैं, उनमें सब में ग्रेड 1 फैटी लिवर आ रहा है। और जब मैं उनसे बताता हूँ रिच फाइबर डाइट, ये डाइट, एक्सेप्टेंस उतनी नहीं दिख रही है। तो ये क्या शो करता है, आज ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 हो जाएगा। सपोज करो किसी का ग्रेड 2 60 ईयर्स में होता है, किसी का ग्रेड 2 20 ईयर्स में होता है, तो जो प्रोग्रेशन लेटर एज में कितनी हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि 2040 में लिवर ट्रांसप्लांट की लंबी लाइन लगने वाली है, जो आज से 3 गुना हो जाएगी। ओके सर। तो मतलब ये तो बड़ा डरावना सत्य है जो सर आपने बताया। तो सर जैसे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि हमारी फूड चॉइसेस हमारे लीवर पे असर डालती है, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी खान पान की आदतें हैं जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत ही ब्रीफ में, तो जैसे हम लोग उसको बेटर कर सकें। नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, क्योंकि वन ऑफ द मेजर फैक्टर में ये आ रहा है जो हमारे कंट्रोल में है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, पोल्यूटेंट्स सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट फूड चॉइस इन आवर कंट्रोल। तो सबसे जो, यदि आप एक एक न्यूट्रिएंट को लो जिसकी कमी से लिवर डिजीज बहुत बढ़ रही है, वो है फाइबर। क्यों? फाइबर, जब से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आई है तो उसने एक ही काम किया है, खाने से फाइबर को निकाला है। और जो नेचर ने कभी नहीं बनाया, नेचर ने कभी भी कार्बोहाइड्रेट और फैट को नहीं मिलाया, है ना उसमें। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट को मिला के आइसक्रीम बना दी, और ठंडा कर दिया ऊपर से आइसक्रीम। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, मैदा, व्हाइट राइस इन एक्सेस। दूसरा है हाई शुगर ड्रिंक्स। आप देखो, फ्रूट जूसेस से ले लो, बहुत सारे एनर्जी के नाम पर पैकेट्स बिक रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। कभी आप उनका लेवल पढ़िए तो उसमें आपको 80% डायरेक्ट शुगर मिलने वाली है। और हम किस नाम पे ले रहे हैं? एनर्जी। और गर्मी में तो बहुत ठंडा, कूल कूल। तो इसकी वजह से हो रही है।
तीसरा कारण है जो हमारी डीप फ्राइंग हो रही है, खूब तलते हैं, तल लिया, तेल गर्म हो गया, बच गया, फिर गर्म किया, फिर तला, बच गया, फिर गर्म किया, फिर तला। ऑक्सीडाइज्ड ऑयल कहते हैं इसको, ट्रांस फैट की फैक्ट्री है ये तीसरा बड़ा कारण है। और चौथा क्या है कि एक तो हमने ये सब किया, फिर ऊपर से टॉप अप किया बटर से बहुत सारी चीजों से कर टॉपिंग्स डाली जाती। तो जी। ये सब, और उसको हम क्या करते हैं, फाइबरलेस डेंस कैलोरीज, जो कि कुछ नहीं होना है, सीधे फैट में जमा हो जाना। और फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूस पीने का बड़ा है। अब फ्रूट जूस क्या है, मैं तो यही बोलता हूं कि भाई ईश्वर ने तो फ्रूट बनाया, आदमी ने उसका जूस निकाल लिया, तो प्रकृति ने क्या किया, आपको उठा के पटक दिया, बीमारी दे दी। तो हमें कभी भी फ्रूट जूस का यूज नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट नहीं खाना चाहते, आप फ्रूट क्रश कर लो मिक्सी में, जो हमारी आरोग्यम आनंदम में हम लोग सब इसके आदी हैं, फ्रूट क्रश के, नॉट कभी फ्रूट जूस नहीं पीते। तो ये फैक्टर्स हैं। और बच्चा हमारे घर में आता है, हम वही कर रहे होते हैं, वो वही सीख जाता है, तो हम उसको दोष कैसे दें। हमारा फैमिली फूड एनवायरनमेंट चेक करने की जरूरत है यदि हम लिवर डिजीज से बचना चाहते हैं, ना कि इंडिविजुअल अप्रोच बच्चे पे या एक पर्सन पर हम तोप दागें। ओके, थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा टेक अवे है, फैमिली फूड इन्वायरमेंट। तो इतनी सारी हम लोग आदतों को बदल के हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो जैसे सर आजकल ये तो फूड चॉइस की बात हो गई, लेकिन आजकल लोगों में फूड चॉइस के साथ साथ स्ट्रेस बहुत है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, एक जगह बैठे बैठे काम करते हैं लैपटॉप पे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो ये भी क्या हमारे लीवर में कुछ इफेक्ट डालती है? बिल्कुल, ये नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, बिल्कुल। क्रॉनिक स्ट्रेस, आपको, आप लोगों को, जो लोग हमारे चीजें आपने पहले भी सुनी होंगी, तो क्रॉनिक स्ट्रेस आपको स्ट्रेस मैराथन में रखता है। और यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव हार्मोन साइकिल रहती है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, हिस्टामिन वाली। तो जब कॉर्टिसोल होता है तो उसका एक ही काम है, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। तो वो एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके सीधे जमा कर देता है, लिवर में जमा करेगा, आपकी बेली में जमा करेगा। पुअर स्लीप नहीं ले रहे हैं आजकल हम, सॉरी, स्लीप नहीं ले रहे हैं ठीक से हम लोग, पुअर है। क्यों पुअर है, टाइम फिक्स नहीं है, दिन में रात में लाइट बहुत रखते हैं, स्क्रीन नहीं छोड़ पाते। तो इस सब की वजह से क्या होता है, डीप स्लीप नहीं हो रही है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो डायबिटीज हो रही है, डायबिटीज हो रही है तो ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी डायबिटीज दोनों हो रहे हैं, लिवर डिजीज आ रही है। ये देखा गया है कि, अच्छा तीसरा क्या, इनएक्टिविटी। रिमोट हाथ में, हर चीज रिमोट पे, फैन भी रिमोट पर, टीवी रिमोट पर, अब तो दरवाजा भी खोलना भी रिमोट पर है। गेट पे घंटी बजी, वहीं से बटन दबाई, कट से गेट खुल गया, वहां भी नहीं हिल रहे। तो कहते हैं यदि कोई पर्सन 30 मिनट की वॉक नहीं करता मिनिमम पर डे, तो उसका 40% चांस ज्यादा है लिवर डिजीज होने का। वर्क फ्रॉम होम नया नई बीमारी है। तो इसकी वजह से ये बहुत तेजी में एग्रीवेट हो रहा है। तो बिल्कुल सही है कि सर ने जैसे बताया कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो जैसे नींद ना आना, फिर नींद के लिए दवा लेना, तो वो भी फिर दवा जो ट्रैंक्विलाइजर लेंगे वो भी हमारे लीवर पे है। तो इसको थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। तो आजकल जैसे जो आपने बताया सर, मेडिसिन हैं, लोग आजकल बड़ा आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, पेन किलर्स यूज करते हैं, आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स का बड़ा आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है और मार्केट में बहुत चलन है। तो ये सब क्या लीवर में इनका क्या इफेक्ट डालता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है। क्यों, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी एक है, चीज है, जो हमने आपको पहले ही बताया, आपको हर ड्रग लिवर से प्रोसेस होती है, चाहे सिंपल पैरास्टामोल हो कि ही क्यों ना हो, जो सेफेस्ट मानी जाती है, लेकिन इन लिमिटेड डोजेस। जब अनलिमिटेड डोज हो जाएंगी तो ये भी हो जाएगा। और
और ये ग्रोइंग प्रॉब्लम है, क्योंकि दवाएं तो चलो एक बार ड्रग कंट्रोलर से कुछ उसमें है, कंट्रोल में भी है, लेकिन सप्लीमेंट्स के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर अनकंट्रोल्ड चीजें मार्केट में है। आयुर्वेद को हम क्या समझते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं करता, ऐसा नहीं है। हर चीज की सीमाएं हैं और उनकी वो है कि कब क्या यूज करें, कितना यूज करें। और सबसे बड़ी बात है, जो आयुर्वेदिक अनकंट्रोल्ड आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बन रही हैं, उनमें हैवी मेटल्स का लोड है, मरकरी, लेड, बहुत और सब चीजें इनसे। मुझे याद आ रहा है कि एक हमारा एक पेशेंट था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, हमने उसको स्टीरॉयड जो कोर्सेज चलते हैं उस पर डाला, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलैप्स करता है, तो उसको किसी ने बहका दिया और वो चला गया आयुर्वेद के उसमें, और वो उसको स्वर्ण भस्म खाता रहा। 1 साल बाद लौट के आया सीवियर, मतलब नियर कितनी पॉपअप स्टेज में। जब मैंने उससे पूछा तो उसने ये सब बताया, तो उसने लिवर, उसकी किडनी को और डैमेज कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुआ, बहुत सारे, मैं 2 ढाई महीने मुझे लगता है उसमें लगे इसको वापस लाने में। तो ये बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आप जो भी लें उसको पहले उसका पैकेज पढ़ें, और किस एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। अपने मन से ना माने कि आयुर्वेद हमेशा अच्छा है। और एक और चीज कहूंगा कि आजकल हनी का भी बड़ा, हर्बल टी का भी बड़ा हुआ कि हर्बल टी अच्छी होती है, तो सही बात, अच्छी होती है, लेकिन चेक द लेबल्स। एक पायरोलिजिडीन एल्कलॉइड्स होते हैं, इनसे कंटामिनेशन बहुत मिलता है, ग्रेन्स में भी हो जाता है, हर्बल टी में भी हो जाता है। तो हमें ऑथेंटिसिटी किस कंपनी की है, कब पैकेज है, क्या इंफॉर्मेशन है, कोई वेग इंफॉर्मेशन है कि सही सही इंफॉर्मेशन है, इसको चेक करने की जरूरत है। तो कोई भी चीज दुनिया में खराब नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में एकदम अच्छी नहीं है। हमें जुडिशियस यूज करना पड़ेगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट की सलाह लेनी होगी। ओके, थैंक यू सर। तो बिल्कुल सही है सर कि आजकल का जो ट्रेंड है, लोग नुकसान नहीं करता है, तो इससे हमें लगता है लोगों को जानकारी मिली होगी कि सेल्फ मेडिकेशन और आयुर्वेदिक और हर्बल को किस तरह से यूज करना है। और सर जैसे आपने बताया कि लीवर एक बहुत ही बड़ा काम करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये लीवर हमारे शरीर में कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको आपको जान के बहुत अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं कि लिवर को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर लिवर है, ये लिवर है, और ये पोर्टल वेन है जहां लिवर को ब्लड सप्लाई हो रही है। ये कहाँ से आ रहा है, आप देखें, ये नीचे वाला इंटेस्टीन से सप्लाई आ रही है, ये कोलन होता है, जो बड़ी आंत से सप्लाई आ रही है, ये छोटी आंत की सप्लाई है, ये बड़ी आंत की ब्लड वापस आ रहा है, जो आपने खाना खाया है वो वहां से एब्जॉर्ब होके यहाँ आ रहा है। ये जो आ रही है, ये स्प्लीन से आ रही है। स्प्लीन में ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वेस्ट मटेरियल जो स्प्लीन कलेक्ट करती है, इसी वेन के थ्रू वो लिवर को भेज देती है। ये जो आ रहा है, ये स्टमक से आ रही है, जो आपने खाना खाया, जो स्टमक ने अब्जॉर्ब किया, वो यहाँ से भेज दिया, और ये सारा मिलके कहाँ पहुंचा, आपके लिवर में। तो ये लिवर के पास सारा कचरा पहुंच गया, कचरा और प्लस न्यूट्रिएंट भी, क्योंकि पेट से न्यूट्रिएंट भी जा रहे हैं, कचरा भी जा रहा है। तो ऐसे आपको सारा चीजें लिवर के पास पहुंचती हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन लिवर करता है, 25% डिटॉक्सिफिकेशन तो आपकी गट कर देती है, मतलब आंत कर लेती है, 75% लिवर करता है। और इसमें आपको 99% बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन लिवर क्लियर कर लेता है। सोचो, 99%। अब आप सोचिए कि एकदम लिवर को लोड कम दें, लोड आप कहाँ से दे रहे हो, आपने चित्र में देख लिया, खा के दे रहे हैं। तो अब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे है, सबसे पहले होती है, एक नाम ले रहा हूं, कुफर सेल्स, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी होती है हेपेटोसाइट्स, जो लिवर सेल को हेपेटोसाइट कहते हैं। कुफर सेल्स क्या है, ये आपकी
जो सेल्स होती हैं ब्लड में फ्लो करती हैं, वो जब लिवर में जाके स्पेसिफिक, लिवर स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो उनको कुफर सेल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन जैसी आएगा, मिली सेकेंड में उसको इनगल्फ कर लेती, खा लेती हैं, और खाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। जब डिस्ट्रॉय कैसे करती हैं, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए ये केमिकल्स रिलीज करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपने ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की बात होती है, तो ऑक्सीडेंट कहाँ, ये जो ऑक्सीडेंट मटेरियल इसने उस बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिलीज किया है, वो कुछ तो बचा रह जाएगा अनयूज्ड, और कुछ जो उसको कहते नहीं है, मारपिटाई होती है तो कुछ तो बचता है। तो उस बचने को, वो ऑक्सीडेटिव मटेरियल है, उसको क्लीन करने के लिए ग्लूटाथियोन नाम का कंपाउंड होता है। अब यदि लड़ाई तगड़ी हो गई, नहीं डिस्ट्रॉय कर पाई कुफर सेल्स, तो वो लिवर सेल्स को दे देती हैं कि भैया अब आप करो। और यदि ये सिस्टम ठीक से नहीं कर रहा है, या ओवरवर्कड हो रहा है, जितना वो कर सकता है उससे ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो जो पोर्शन नहीं होता, वो वापस वो बाइल के थ्रू गट में भेज दिया जाता है, दोबारा आंत में भेज देते हैं। तो कितनी सोचने की बात है कि यदि हमारा खान पान सही नहीं है, गड़बड़ है, तो लिवर जितना कर पाया, वो दोबारा बाइल के थ्रू चला जाएगा उसमें, वहां से फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर लिवर में आएगा, और उधर से नया भी माल आ गया। तो उसका लोड बढ़ता जा रहा है। तो हमने, तो एक तो ये हो गया जो किलिंग करते हैं, दूसरा बाइल का मैंने बता ही दिया, नियरली हाफ लीटर से 1 लीटर बाइल प्रोड्यूस करते हैं। और ये बाइल क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और जो सड़न होती है आंत में खाने की, उसको रोकता है। जो आपने हमने बताया ना, फाउल स्मेलिंग विंड आ रही है या फाउल स्मेलिंग ब्रेथ आ रही है, उसको कम करता है। आंत की गति को बढ़ाता है बाइल, तो जल्दी जल्दी मटेरियल बाहर जाता है, और डाइटरी फाइबर के साथ मिल के लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब आप सोचिए, यदि आप फाइबर एडिक्वेट नहीं ले रहे हो, तो बाइल नहीं निकलेगा, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आंत के एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन के थ्रू वापस लिवर आ गया। तभी मैंने बोला था फाइबर कितना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो अब इसकी रफली 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज क्या होती है, कि जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, साइटोक्रोम P450 कहते हैं, वो अटैक करके उसको वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ये पहली फेज है। जो ऐसे नहीं हो पाते, वो फेज 2 में जाते हैं। फेज 2 में बहुत सारे एंजाइम्स तरह तरह के होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, वो एक्शन में आते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया कि फेज 1 फेज 2, अब आपको नहीं पता अंदर क्या कौन सी फेज चल रही है, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए, पहली डिफेंस फेज 1 है, उससे बचा फेज 2 पे जाता है। तो अब आप चाहोगे कि आपकी फेज 1 ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे पता करें? कितने लोग जानना चाहते हैं? लंबा वाला हाथ। अच्छा, कितने लोगों को चाय पीने के बाद नींद नहीं आती? अच्छा, कितने लोगों को चाय पी ले ना पी ले अंतर नहीं पड़ता, सो जाते हैं? तो जो बाद वाले हैं उनकी फेज 1 बढ़िया है, और जिनको चाय कॉफी पी के नींद ना आए, उनका मतलब पहले ही फेज 1 गड़बड़ाई हुई है। सिंपल टेस्ट है ना ये। और फेज 2 कैसे पता चले? फेज 1 तो सही है, मान ली बात, फेज 2 कैसे पता चले? यदि आपने ऐसा कोई खाना खाया जिसमें गार्लिक है, लहसुन है, या सल्फाइड फूड एडिटिव्स हैं, ये अक्सर जो भी आप बाजार का खाना खाओगे, रखा हुआ पैकेट वाला, वो सब में होते हैं, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स, वाइन्स, बियर, अचार, फ्रूट जूसेस, ड्राइड पोटैटो, इनमें से कुछ खाने के बाद आपका मन खराब हो जाए, अब एकदम बहुत सारा ना खा लो तो मन खराब हो ही जाएगा, थोड़ा सा खाया मन खराब हो गया, इसका मतलब फेज 2 कमजोर हो रही है। ये बड़े वेग से हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इसको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन तभी भी मोटा मोटा कॉमन मैन टेस्ट कर सकता है कि उसका लिवर कैसे, कितना
स्लगिश है, कितना एक्टिव नहीं है। अब फेज 1 के हमने जान ली कैसे बूस्ट करें। तो आप गोभी वाले, कैबिज, ब्रोकली, ऑरेंजेस, इस ग्रुप की चीजें ज्यादा खाएं और प्रोटीन सप्लीमेंट करिए। प्रोटीन्स की कमी हो रही है इसका मतलब। और यदि फेज 2 बूस्टर चाहिए तो उसमें ओमेगा 3 आता है, मेथियोनिन, विटामिन B6, मिल्क थिसिल, भाई इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। विटामिन C, जिंक, नैक, NAC एक होता है कंपाउंड, वो चाहिए होता है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बहुत सिंपल वर्ड्स में। आई होप समझ में आया होगा। यस यस सर, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है डिटॉक्सिफिकेशन का, उसको बहुत ही सर ने सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। और बहुत सारे केमिकल्स के नाम लिखे, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अब ये बताइए, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपने बताई। अब हमको ये बताइए कि हम अगर लीवर को स्वस्थ रखना चाहें तो सिंपल भाषा में ऐसा कौन से जो हम लोगों के भारतीय खाने हैं, किस खाने को चूज करें जिससे हमारा लीवर हेल्दी रहे। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही आसान आंसर है। जिनके घर में दादी हैं उनसे पूछो वो खाना कैसे खाती थी। अब तो आजकल तो बेचारी वो भी वही वाला खा रही हैं। या दादी की अम्मा मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। मतलब आज से 70-75 साल पहले जो खाने का पैटर्न था वो लिवर को बूस्ट करता था। अब हम इसको, हमारी जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, जैसे हमारी किचन में वो चीजें मौजूद हैं ऑलरेडी। अब आजकल किचन ही खत्म करके क्लाउड किचन पे जा रहे हो तो फिर दिक्कत है। जैसे हल्दी, टर्मरिक, इसमें करक्यूमिन होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है जो हमने बताया था अभी, उसको कम करता है, लिवर सेल को बचाता है। लहसुन, एलिसिन होता है, ये लिवर एंजाइम को एक्टिवेट करता है, हमारे घर में है। आंवला, विटामिन C रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। दालचीनी हमारे घर में है, ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। मेथी हमारे पास है, सुबह सुबह इन्फ्यूज वाटर पीजिए और जहां मेथी पड़ती है वो करिए, ये फैटी लिवर को कम करने में मदद करती है। सरसों का साग, पालक, जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये फोलेट है और इनमें बहुत सारे लिवर फ्रेंडली कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल चीजें थी। और इसके अलावा जो वेस्टर्न की तरफ से आया कि ब्लैक कॉफी आपको हेल्प करती है, ग्रीन टी हेल्प करती है विदाउट, कम शुगर वाली। तो ये सारी चीजें हैं। बिसाइड्स हमारा रिच फाइबर, रिच प्रोटीन खाना होना चाहिए गुड फैट के साथ। ओके सर, बहुत बढ़िया। हमें लगता है सभी लोगों ने नोट किया होगा जो फूड आइटम सर ने बताए या ग्रुप बताया। तो सर जैसे ये तो है कि हमें खाना है, लेकिन क्या हमारे पास लीवर हेल्दी रहेगा? लेकिन अब ये बताइए ऐसा कौन सा खाना हमें कम खाएं या उसको उन चीजों से बचें या उन हैबिट्स से बचें जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते दैट्स गुड क्वेश्चन और बहुत सिंपल आंसर है। जिस खाने को मुंह में रखते ही गटक लो वो लिवर को नुकसान करता है। मतलब फाइबर है ही नहीं, आपको चबाना नहीं पड़ रहा है। आइसक्रीम मुंह में रखी चली गई, रसगुल्ला मुंह में रखा चला गया, गाजर चबानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी कहने का मतलब हुआ कि फाइबर वाले खाने खाएंगे तो लिवर अच्छा रहेगा। किनसे बचना है? मैदा बेस्ड आइटम, पैकेज्ड नमकीन, पैकेज्ड जितने पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट जूसेस, ट्रांस फैट वाले, ऑक्सीडाइज्ड ऑयल का इस्तेमाल ना करें। ऑयल एक बार गर्म होके उससे धुआं निकलने लग गया, उसी समय जितना यूज करना करना है, बाद में रीयूज नहीं होना चाहिए। व्हाइट राइस, जैसे व्हाइट व्हाइट कलर से बचना है। और एक्सेस शुगर, मीठी चाय, चीनी, चाय में 2 चम्मच चीनी, उससे बचना है। और लेट नाइट हैवी मील से बचना है। तो ये इतने ऐसे काम हैं जो ये करे जा सकते हैं। तो इनसे अगर आप बचते हो तो आपका लिवर कहेगा थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हम लोग, जो समझ लीजिए मुंह को स्वाद दें, वो चीज स्वादिष्ट हो, वो जो है नुकसान करती हैं हमारे लीवर को। तो अब जैसे कि सर खाने पीने की बात हो गई, कुछ हैबिट्स की बात करी, लेकिन क्या जो हम लोग पानी पीते हैं इसका भी कुछ
हमें लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, या हमें करीब कितना पानी पीना चाहिए, कुछ थोड़ा सा हम लोग को दिशा दीजिए। बिल्कुल, आपने देखा कितना सारा मटेरियल लिवर में जाता है ब्लड से के थ्रू सारे, तो उनको बाहर निकालने, फ्लशिंग करने के लिए पानी चाहिए। तो पानी सबसे बड़ा डिटॉक्स है। 2.5 से 3 लीटर पानी मिनिमम पर डे, थोड़ा थोड़ा अलग अलग समय पर पीना चाहिए। तो ऐसे 35 to 40 ml पर किलो, यदि आप एग्जैक्ट जानना चाहो, ऐसे 2.5 3 लीटर पानी। तो उसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि एक बोतल आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप एक एक घूंट पीते रहें ऐसे। ओके हम्म। सर, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम लोग लाइफ में नहीं करते हैं, हमें लगता है आज के बाद हम सभी लोग अपनाएंगे। तो जैसे अब सर, खाने की बात हो गई, पानी की बात हो गई, नींद की बात हो गई। तो जैसे आपने कई बार वर्ड यूज किया है, कुछ हम लोग को सप्लीमेंट करना चाहिए। तो क्या ऐसे कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स या सप्लीमेंट्स हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर साइंस आती है हमारी। अभी तक जो बात हो रही थी, हम ट्रेडिशंस की बात कर रहे थे। ट्रेडिशनली जब हम फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अब आज की तारीख में ये सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं हो रहा है। कारण, क्योंकि हम अच्छे से वो चीजें उगा नहीं रहे, बना नहीं रहे, इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब आप पालक खाओगे या वो खाएंगे तो मना नहीं है, खाइए, लेकिन उसको क्लीन करिए प्रॉपर। फिर भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कितना हो सकता है, फिर भी फूड गैप, जो गैप हो रहा है न्यूट्रिएंट का, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट गैप को पूरा करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। दवाई कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स वो चीजें हैं जो उन्हीं पालक से, उन्हीं वेजिटेबल से, फ्रूट से, साइंस की मैकेनिज्म के थ्रू हमने उनको कंसंट्रेट किया, आइसोलेट किया, और एक टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में बना दिया। तो बेसिकली ये क्या है, ये कंसंट्रेटेड कंपाउंड्स हैं जो फूड से ड्राइव करे गए हैं, जो अदरवाइज हम फूड से डायरेक्टली ले सकते थे, जो आजकल नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, इवन सॉइल में ही वो न्यूट्रिएंट नहीं बचे हैं, तो हमारे सीड में या फ्रूट में कहाँ से आएंगे। इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ गई है। तो लिवर के स्पेसिफिक न्यूट्रास्यूटिकल की हम बात करें, तो सबसे स्टडीड और मोस्ट वाइडली यूज न्यूट्रास्यूटिकल है सिलीमैरिन। सिलीमैरिन किस में होता है? मिल्क थिसिल में होता है। ये हमारे लिवर सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, हेल्प भी करता है, और रीजनरेट भी करता है। लिवर ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो जाता है, आपकी बॉडी का अकेला ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है। लेकिन सोचिए, उसको रीजनरेशन के लिए हमें राइट एटमॉस्फेयर, राइट प्रोटेक्शन देना हो। दूसरा जो कंपाउंड है करक्यूमिन, जो हमारे हल्दी में होता है। और इसके अलावा गुड फैट हमने नाम ली थी। व्हाट इज गुड फैट? ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA, EPA, ALA। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन ई का बहुत रोल है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ठीक करने में। विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक, मैग्नीशियम, और प्रोबायोटिक्स, गट माइक्रोबोम को फिट करने के लिए। हमने बताया था गट माइक्रोबोम यदि फिट नहीं है तो वहां से भी टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं जो लिवर डैमेज करते हैं। और इसके अलावा एक और कंपाउंड है, एन एस्टाइल सिस्टीन, नैक। तो ये हमने बताया आपको लिस्ट में, लेकिन आप हमसे कम, यदि आपका फैटी लिवर हो चुका है, तो गो फॉर मिल्क थिसिल, गो फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड, गो फॉर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक, और प्रोबायोटिक्स यदि हमारी पेट के सिम्टम्स हैं। और सबसे अच्छा क्या है कि हम अपने हेल्थ बडी से संपर्क करें, तो वो आपको बेटर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है। हेल्थ बडी वही है जिन्होंने आपको आज कॉल किया है। अब ये सप्लीमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी काम नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे ठीक से, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये वन ऑफ द पिलर में आता है, बाकी पिलर तो हमें करने ही करने हैं। आई होप बात मैंने पूरी बताई आपको। यस सर, यस सर, यस सर, सर बिल्कुल सही सर।
तो मतलब अगर नटशेल में जो बताया, करक्यूमिन, मिल्क थिसल, विटामिन, ओमेगा 3, प्रोटीन, ये सब हम लोग ऐड करना चाहिए। लेकिन सर मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स की भरमार है, लीवर टॉनिक्स है, आयुर्वेदिक लीवर प्रिपरेशन है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सही है या कौन सा गलत? बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि ये हमने पहले बताया, ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो इसमें कोई भी कुछ भी करके ठप्पा लगा के आपको मार्केट में बेच सकता है और हमारा बिलीफ को कैश कर सकता है। पहली बात, आयुर्वेद के नाम पे सब कुछ सही होगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चेक दी लेबल, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, क्या उसमें क्लियरली लिखा है। अब जैसे हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो क्या उन्होंने करक्यूमिन का अमाउंट लिखा है, परसेंटेज लिखा है, या हल्दी पाउडर लिखा है? तो आप समझ सकते हो। तीसरा, कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट लगाया उन्होंने, खुद ही हम ब्रह्मास्मि वाला तो माहौल नहीं है। और चौथा क्या है, क्या कोई स्टडी या इस तरह की चीज भी कोट करी है? और इतना सारा यदि नहीं करना चाहते, तो आप अपने हेल्थ बडी से कंसल्ट करिए, वो आपको बताएंगे। क्योंकि चीजें ढूंढने पे मिलती हैं, अच्छी चीजें को सर्च करना पड़ता है। और दे आर, वहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि फार्मिंग से लेके प्रोडक्ट तक अपना है, जिनको आप ट्रेस कर सकते हो, जिसको आप एसेस कर सकते हो कि हाँ, और बिलीव भी कर सकते हो। तो इसलिए हमें किसी पे भी विश्वास नहीं कर लेना है। ओके सर। तो बहुत सारी जानकारी जैसे मिली कि हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे सर ने आपने पहले से बताया, कुछ लक्षण बताए, कुछ कैसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक अब क्वेश्चन आता है कि आजकल हम लोग, क्या कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट है या कोई चेकअप है जो हम रेगुलर करा सकते हैं, जिससे हम अपनी लीवर हेल्थ को के बारे में एसेस कर सकें? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। यदि आप ओवरवेट हो, आप 30 साल से ज्यादा हो, और आपको ये सिम्टम, स्ट्रेस टेस्ट जो मैंने बताए थे, इनमें से हो रहा है, तो जरूर कराना चाहिए। और 1 साल में नहीं तो 2 साल में तो एक बार करा लेना चाहिए। और सबसे आसान है, आजकल तो सबके पैकेज आ गए, लिवर फंक्शन टेस्ट पहला, सब कुछ उसमें आ जाएगा। दूसरा, अल्ट्रासाउंड, पेट का फैटी लिवर डायग्नोस हो जाता है। तीसरा, ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर के साथ साथ हमें HbA1c ये कराने की जरूरत है, और लिपिड प्रोफाइल कराने की जरूरत है। यदि आप 50+ हैं तो ये एनुअल होना चाहिए, इससे पहले है तो आप 2 साल में एक बार करा लें। और इसके अलावा यदि जरा भी शंका है, तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का भी टेस्ट की जरूरत है, यदि आपको ऐसी इस तरह की इन्फेक्शन का डाउट हो रहा है। और ये सब के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें, या जो, यदि आपको लगता है, बहुत सारे हेल्थ बडी डॉक्टर हैं आपके पास, उनसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो सही। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग करा सकते हैं रेगुलरली। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी ली, और एक बहुत ही आई ओपनिंग सेशन था। और हमें लगता है सभी के लिए, हमें लगता है, चलिए ये तो सब चीजें बात हो गई, लेकिन हम सर लास्ट में ये जानना चाहते हैं कि हम कल से अगर चाहें कि हम अपने लीवर को बेटर कर सकते हैं, अपनी लीवर को हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या करें हाँ, स्टार्ट? वेरी गुड, ये तो बहुत जरूरी है। सारा ज्ञान बेकार है तो एक्शन नहीं लिया गया। तो हम 6 पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है हेल्दी फूड चॉइस। आपने, और हेल्दी फूड चॉइस से कहाँ से आएगी? जब आप हेल्दी प्लेट जो हम खाते हैं, उस प्लेट की तरफ देखो, क्या वो हेल्दी है? क्या वो बोल रही है आई एम हेल्दी? अब हेल्दी प्लेट क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता है, जो हमारे आरोग्यम आनंदम में रेगुलर है। फिर भी मैं एक स्क्रीन शेयर से दिखा देता हूँ कि हेल्दी प्लेट, 50% वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, कुक्ड और अनकुक्ड 25%, जिसमें दालें हैं, प्रोटीन रिच फूड हो गया, और 25%, मतलब आधा वेजिटेबल एंड फ्रूट, आधे का आधा दाल वाला, और आधे का आधा जो बचा हुआ पोर्शन है, वहां कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब
जिसमें फाइबर है, मैदा नहीं, छोला भटूरा नहीं, छोला नहीं, भटूरा नहीं, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर रोटी हो सकती है, जिसमें गेहूं, चना, जौ की रोटी, आप बाजरे की रोटी अकेले, है ना, कुछ कुछ सीरियल मिक्स करे आ सकते हैं, वो मिक्स करिए, बाकी आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, चावल, रोटी या चावल, या एक रोटी थोड़ा चावल, या दो रोटी नो चावल, या चावल नो रोटी। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें इसको, ये नहीं है कि रोटियां गिनी जा रही हैं, दाल कितनी खाई पता नहीं, सब्जी कितनी खाई पता नहीं, रोटी चार खाई, पांच खाई, रोटी गिन रहे हैं, एक रोटी और खा लो। ये हमारी लव लैंग्वेज है, तो हमें इसको बदलने की जरूरत है। आधी कटोरी दाल और खा लो, आधी कटोरी सब्जी और खा लो, एक खीरा चबा लो। दैट शुड बी अवर लव लैंग्वेज। तो ये तो बताया हेल्दी प्लेट। और पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड ड्रिंक को बंद करें राइट फ्रॉम टुडे। हल्दी का इस्तेमाल डेली वैसे ही खाने में कुछ ना कुछ पड़ती है, फिर भी आप गोल्डन मिल्क, यूएस में बड़ा पॉपुलर हो रहा है गोल्डन मिल्क, हमारे पास पहले से मौजूद है हल्दी दूध, थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करिए। तो ये तो फूड चॉइस में आ गया। पानी 2 ढाई लीटर, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज एक्टिविटी। हमने क्या बोला था, लेस देन 30 मिनट की वॉक मीन्स मोर देन 50% चांस ऑफ लिवर डिजीज। एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योग, दौड़ भाग थोड़ी सी, ये नहीं है रोज योग 4 आसन कर ले रहे हैं, नो। हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, बीच में हफ्ते में 2 3 बार ऐसा करें। स्लीप को फिक्स करें, ऑफिस टाइम फिक्स है, स्लीप टाइम भी फिक्स है, 7 8 घंटे की अच्छी नींद लें। थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करें, कैसे, माइंडफुल, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन, सिंपल। अपने बैठ जाइए शांत जगह पर, अपनी ब्रेथ पर फोकस करें, दैट इज द मेडिटेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप अपने आप को, अपने चित्त को, जो मन है, चित्त है, इसको हम फोकस करें, एक जगह पर ट्रेन करने की आदत डालें। जैसे मैंने भी शुरू किया है, 10 ब्रीथ, केवल 10 सांसों पर फोकस करिए। जब 10 पे करने लग जाओ तो उसको 15 कर लेना, 15 से 25 कर लेना, ऐसे करके धीरे धीरे यदि आप करते जाएंगे तो हो जाएगा। और फूड गैप, न्यूट्रिएंट गैप को ब्रिज करें, जो मैंने अभी बहुत सारी बात करी है, मिल्क थिसिल, B6, विटामिन ई, करक्यूमिन मीन्स हल्दी, और ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, गुड हाई क्वालिटी प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फेज 1 को एक्टिवेट करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो चेक करें क्या हम कैसे ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा वो न्यूट्रास्यूटिकल से भी फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट आपको हेल्प कर सकता है। इनमें से 6 पॉइंट मैंने बताए, यदि आप, बहुत सारे लोग 6 पॉइंट हम लोग करते हैं, सामने मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यदि आप एक पॉइंट भी कल स्टार्ट करते हैं तो कहते नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कदम है आगे के लिए। छोटा सा चेंज, छोटा सा बदलाव, छोटा सा एक्शन बहुत बड़े रिजल्ट की ओर आपको ले जाता है। थैंक यू, ओवर टू डॉक्टर विकास। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, जोरदार तालियां। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कम चीजें बताई सर ने आपने, कि केवल इन 6 बातों को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, 6 पिलर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमें लगता है जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सर के लिए, आप लोगों के लिए जिन्होंने इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुना, समझा, और हमें लगता है कल से उसको फॉलो भी करेंगे। तो जैसे अगर टेक अवे मैसेज लिखें तो मैंने, मुझे समझ में आता है कि हम अपने लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही बढ़िया हीरो है, जो तब तक शिकायत नहीं करता जब तक स्थिति गंभीर ना हो जाए। लेकिन अच्छी बात यही है कि ये अंग बहुत ही मजबूत है और सहनशील है, और फिर से इसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। किस तरह से, यही चीजों को, 6 पिलर्स को, संतुलित आहार, हाइड्रेशन, पानी का नियमित रूप से व्यायाम करना, समय समय पे अपने को चेकअप कराना, अगर इन सब सारी चीजों को हम रेगुलर करते रहते हैं तो हमें लगता है हम अपने लीवर को बेहतर रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं अपने लिए सबसे पहले, और अपने
रिलेटिव्स, अपने घर में जितने लोग हैं, और अपने नियर एंड डियर वंस को भी इस जानकारी को साझा कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका भला हो। और एक हम लोग अपने के साथ साथ एक स्वस्थ समाज की नींव दे सकते हैं। तो थैंक यू सर।